गुजर जाएगा ये वक्त भी, जरा सब्र तो कर। जब खुशी ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश हेल्थ मस्ती चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन उपहारों के बारे में जो कोरोना वैक्सीन की वजह से मिल रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुलेटिन। आज के बुलेटिन की पहली हेडलाइंस है मिस्टर मनीष कुमार के नाम। ये वो महापुरुष है जिन्हें कोरोना वैक्सीन इंडिया में लेने का पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन सौभाग्यशाली इंसान को बहुत बहुत मुबारकबाद। मिस्टर मनीष कुमार एक सैनिटेशन वर्कर हैं, यानी एक सफाई कर्मचारी हैं, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, और वो एम्स दिल्ली के अंदर कार्यरत है। आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन ये क्या, वही एम्स दिल्ली और वहीं पे एक आईसीयू में एडमिट आफ्टर वैक्सीन एलर्जी हुआ और आईसीयू में एडमिट हो गया। ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। और यही नहीं, 51 लोगों को आफ्टर वैक्सीन आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। सेम प्लेस दिल्ली, सेम हॉस्पिटल एम्स के दिल्ली के अंदर 51 लोगों को रिएक्शन होने की वजह से आईसीयू में एडमिट करना पड़ा आफ्टर वैक्सीनेशन। और दिल्ली से आगे बढ़ते गुरुग्राम चलते हैं। गुरुग्राम में 2 महिलाओं को तबीयत खराब होती है वैक्सीन लेने के बाद। जी हाँ, 2 वुमेन्स गेट डिटोरिएटेड आफ्टर टेकिंग वैक्सीन इन गुरुग्राम में 2 औरतों की तबीयत खराब हो गई वैक्सीन लेने के बाद। और यहाँ तो हद हो गई कर्नाटका के अंदर, जहाँ पे हॉस्पिटल के एक वर्कर को वैक्सीन लेने के बाद सीधे डेथ हो जाती है और हेल्थ डिपार्टमेंट उसको मना करने लगता है कि नहीं, ये हॉस्पिटल में जो डेथ हुई है वैक्सीन लगाने के बाद, वैक्सीन की वजह से नहीं हुई, इसका और कारण हो सकता है, इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम बता पाएंगे। यही नहीं, भोपाल के अंदर भी जो 9 दिन बाद वैक्सीन के ट्रायल लेने के बाद जो वॉलंटियर की डेथ हुई थी, उसमें भी सेम यही बात हुई थी कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम बता पाएंगे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उस बात ही करी जाएगी। लेकिन कुछ दिन पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा, जब ये बात है 18 नवंबर की, जब एक बिल्डर जिसकी उम्र 51 साल थी, वो 10 फीट की सीढ़ी से नीचे गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि डेथ नीचे गिरने से नहीं बल्कि कोरोना वायरस से हुई है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं सबकी लिस्ट बनाने लगा तो 1 घंटा मेरे को लग जाएगा इस वीडियो को बनाने में। ICMR की वेबसाइट पे आप जाके खुद देख सकते हैं, मैं इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां ICMR खुद कहता है कि अगर किसी भी वजह से दिल की धड़कन रुक जाती है और सांस बंद हो जाती है, तो चाहे रीजन कुछ भी रहे, आप उस डेथ को कोरोना वायरस की ही डेथ डिक्लेयर करेंगे। जी हाँ, चाहे वो लूज मोशन से आया हो, एडमिट हुआ हो, चाहे वो आपका सांस की तकलीफ की वजह से एडमिट हुआ हो, चाहे वो आप सिंपल फीवर की वजह से एडमिट हुआ हो, अगर उसकी सांस की तकलीफ, सांस बंद हो जाती है और दिल की धड़कन रुक जाती है, तो उसको डेथ को कोरोना वायरस की ही डेथ डिक्लेयर करेंगे। और ऐसा हुआ भी है, लूज मोशन वाले को भी कोरोना वायरस की डेथ डिक्लेयर हुआ भी है। तो और आज जो वैक्सीन की वजह से सामने दिख रहा है डेथ हुई है, लेकिन उसको भी लोग डिनाई कर रहे हैं। वो हमारे हेल्थ के जो करता धरता लोग हैं, उसको वो कह रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से नहीं है। यही वजह है कि पहले दिन में 447, जी हाँ 447 लोगों को एडवर्स रिएक्शन हो चुका है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में भी ये पब्लिश हो चुका है। 447 लोगों को पहले दिन ही वैक्सीन के साथ एलर्जी हुई है। इंडिया से बाहर चलते हैं नॉर्वे में, जहाँ पे पहली वैक्सीन फाइजर कंपनी के लेने के बाद 23 लोगों की मौत हो जाती है। नॉर्वे में 23 लोगों की मौत। और यही नहीं, अगर आप इजराइल चलते हैं तो 13 लोगों की फेशियल पैरालिसिस हो जाती है। जी हाँ, उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, वहाँ का जो सिग्नल्स है वो बंद हो जाते हैं, सनसनाहट, और उनका कोई भी जो सिग्नल्स है उनको नहीं मिलता है, सुन्न हो जाता है उनका चेहरा। ये इजराइल में 13 लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और नॉर्वे के अंदर 23 लोगों की फर्स्ट डोज में ही डेथ हो जाती है। और ये जो डेथ है वो सारे के सारे वैक्सीन की वजह से है करके ये साबित भी हो चुकी है। और यही नहीं, अगर रिसर्चर्स की बात माने तो रिसर्चर्स कह रहे हैं अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपको मानसिक तनाव है, तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसका इफिशियंसी कम हो जाती है, उसका असर कम हो जाता है। ये हमारे एक्सपर्ट का कहना है, न्यूज़ में छपी हुई है। अब आते हैं लैंसेट पे। लैंसेट एक वो जर्नल है जहाँ पे पब्लिश कोई भी चीज़, आर्टिकल जो है वो सबसे वैलिड होती है, पूरी दुनिया इसको मानती है। ये बहुत बड़ा वैलिड जर्नल होता है। इस जर्नल्स में अगर इसकी ट्रायल्स की बात करें तो इस ट्रायल्स में 2 स्टैंडर्ड डोजेस उसको दिखी गई, जिसमें कि पहला जो 2 स्टैंडर्ड डोजेज जिन्होंने लिया था उसमें जो वैक्सीन की एफिशिएंसी आई थी वो 62% आई थी। और जो दूसरा जिसमें एक लो डोज फॉलोड बाय द स्टैंडर्ड डोज दिया गया, उसमें जो एफिशिएंसी है वो 90% है। यानी कि ओवरऑल अगर वैक्सीन की एफिशिएंसी की बात करें तो दोनों ग्रुपों के मिलाकर 70% है। जी हाँ, अगर 100 लोगों को हम वैक्सीन लगाते हुए हैं, उसमें से 70 लोगों को ही वो वैक्सीन कारगर होगी, बाकी 30 लोगों को वैक्सीन का असर नहीं होगा। ये लैंसेट के अंदर पब्लिश है और आर्टिकल्स में ये लिखी हुई बातें हैं जो ये उतने ही सत्य है जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ये सत्य है, उस तरह से इसको माना जाता है, इतने वैलिड माना जाता है इस जर्नल को। और वो कहता है कि ओवरऑल वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है वो 70% है, यानी 70% ही लोगों को उसको फायदा होने वाला है अगर आप 100 लोगों को देने वाले हैं तो।
अगर कुछ दिन पहले की अगर बात करें, जब कोरोना काल था, तो उस टाइम मैंने डॉक्यूमेंट्री ऑफ कोरोना वायरस बनाया भी था, अपना वीडियो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ बताया गया था कि 80% जो मरीज थे वो खुद ही ठीक हो रहे थे। ये एम्स दिल्ली की रिपोर्ट थी, उनको कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, और उनमें जो सिम्टम्स भी हैं वो बहुत ही कम है, और उनको हॉस्पिटलाइज होने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद भी ठीक हो जा रहे थे 80%। और वायरस, और जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं वो वैक्सीन की एफिशिएंसी 70% है। तो आप देख सकते हैं कि जो हम वैक्सीन नहीं भी लगा रहे थे तो भी हम 80% खुद ही ठीक हो जा रहे थे, और यहाँ पे वैक्सीन लगाने के बाद भी 70% ही लोगों को फायदा होने वाला है। और यहाँ पे अगर मैं एक्सपर्ट की राय लूँ तो हिंदुस्तान टाइम्स में ये पब्लिश हुआ है कि टू एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर विदाउट सफिशिएंट डाटा वैक्सीन को अप्रूव करना वाज नॉट अ गुड आइडिया। ये एक अच्छी बात नहीं है कि आपके पास अगर डाटा नहीं और आप वैक्सीन को अप्रूव कर देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये उनके भी समझ से बाहर है। लेकिन ये क्यों अप्रूवल मिली? ये DECGI ने अप्रूवल दिया है, रिस्ट्रिक्टेड यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन। जी हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ लोगों को इस्तेमाल करने के लिए ही केवल ये परमिशन मिली है, और ये भी कोई नई घटना नहीं है, ये केवल 2090 से ऐसा रूल आया है इंडिया के अंदर, इससे पहले ये रूल नहीं था। आखिर कौन सी ऐसी इमरजेंसी उनको दिखी थी, इसके बारे में तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपना विचार जरूर रखें कि ऐसी इस टाइम कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी जिसमें बिना डाटा के हमें इसके लिए अप्रूवल देना पड़ा, और आज जो इंसान है उसको गिनीज पिग, चूहे और बिल्लियों की तरह रखा जा रहा है। ये वो गाइडलाइंस है जो कि हमारे वैक्सीन लगाने से पहले जाननी चाहिए कि ये वैक्सीन किसको लगाई जा सकती है, किसको नहीं लगाई जा सकती है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, इसके इफेक्ट क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके बारे में अगले की वीडियो में आपको बताऊंगा, उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैक्सीन लगाने से पहले आपको जानना, ये बहुत जानना जरूरी है। अब आते हैं इस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक की वो वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कहता है कि WHO के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने ये वैक्सीन बनाया है, और इसको इस्तेमाल करना बहुत ही सेफ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कितना सेफ है आपको मैंने पीछे जितने भी कटिंग्स बताई, जितने भी हेडलाइंस बताई, आप उसको देख के इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सेफ है और इसकी कितनी एफिशिएंसी है। ऐसे मेरे बहुत सारे हैं, चाहूँ तो मैं इसको लगाते रहूँ तो 1 घंटा मेरे को कम पड़ जाएगा इसको बताने के लिए। अब आते हैं इसके खुद फैक्ट शीट पे। जी हाँ, ये भारत बायोटेक जिस कंपनी ने इसकी वैक्सीन को बनाया है, उसकी खुद की ये गाइडलाइंस में, खुद की ये फैक्ट शीट में ये क्या कहती है कि ये वैक्सीन लगाने के बाद आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, चेहरे पे, फेस पे और गले में सूजन हो सकती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, पूरे शरीर में रैशेस आ सकते हैं, डिजीनेस, वीकनेस, कमजोरी महसूस कर सकते हैं, फीवर और हेडेक, बॉडी एक, सूजन, स्वेलिंग, पेन, ये सब चीज़ भी हो सकती है। ये खुद कंपनी बता रही है जिसने उस वैक्सीन को बनाया है। यानी दिल की धड़कन बढ़ना और सांस में तकलीफ लेना अपने आप में ही कोरोना के लक्षण हैं। तो क्या आप मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है या नहीं? इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, फिर इसकी परमिशन क्यों मिली और ये क्या है, ये पूरी लाइन की मीनिंग आप खुद ही समझ लें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा ताकि मेरे मुंह से ये ना निकलवाएं, ये आप खुद ही समझ लें इसकी मीनिंग क्या होती है। 1.65 करोड़ डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन की वसूली, दिस आप खुद पढ़ लीजिए प्लीज़। अब मेरा सवाल, क्या कोरोना वैक्सीन को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लगाना चाहिए, लेकिन मेरे 3 सवाल है, तीनों सवालों का जवाब मुझे चाहिए, उसके बाद मैं खुद लगाऊंगा और अपने साथ कई लोगों को लेके जाऊंगा लगवाने के लिए। पहला सवाल, क्या वैक्सीन लगाने के बाद मुझे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना जैसी बातें जो हम पहले से करते आ रहे हैं वो सब नहीं करना पड़ेगा? नंबर 2, क्या वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना एक से दूसरे तक नहीं फैलेगा? नंबर 3, क्या वैक्सीन लगाने के बाद मुझे ज़िंदगी में कभी कोरोना नहीं होगा, या क्या दुनिया पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाएगी, कोरोना का नामो निशान मिट जाएगा अगर वैक्सीन लगा लेते हैं तो? इन 3 सवालों का जवाब चाहिए। उस 3 सवालों के जवाब में से पहला जवाब तो मुझे माई गवर्नमेंट, जो हमारी हेल्थ गवर्नमेंट है, उसकी वेबसाइट पे ही मिल गया मुझे, कि टीकाकरण के बाद भी मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का पालन करना जैसी सावधानियों का ध्यान रखना होगा। अब जिस सैनिटेशन वर्कर की मैं बात कर रहा था, पहला वैक्सीन लगाया गया सफाई कर्मचारी को। याद कीजिए आप वो दिन जब आप न्यूज़ में कोरोना के बारे में सुना करते थे, मैंने तब भी अपनी डॉक्यूमेंट्री में बताया था, डॉक्यूमेंट्री ऑफ कोरोना की जब वीडियो बनाया था तब, कि जब डेथ होती थी तो डॉक्टर्स को दिखाया जाता था, वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स की बात नहीं होती थी, जबकि सबसे ज़्यादा एक्सपोजर हेल्थ वर्कर होते थे। मैंने कोरोना की ड्यूटीज़ करी है, मुझे अच्छे से मालूम है इस चीज़ के बारे में। लेकिन आज जो वैक्सीन लगाई जा रही है, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई जा रही है। उसमें पहला आपने नाम देखा मिस्टर एम्स के सैनिटेशन वर्कर की। दूसरी चीज़ कि क्या ऐसी वजह थी जिसमें हमें इमरजेंसी इस्तेमाल करने के लिए अब
अब आना पड़ा, और ऐसी दुनिया की कौन सी वैक्सीन थी जो 6 महीने में ही बन के तैयार हो गई। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ साइंटिस्टों को। लेकिन दुनिया में ऐसे कौन सा प्रोसेस आपने अपनाया जिससे कि अपने 6 महीने के अंदर आपको डाटा भी मिल गया और आपको अप्रूवल भी मिल गई और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो गए और लोगों को लगाना शुरू कर दिए। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको जानने की है वो ये कि आखिर 1981 के अंदर एक डिजीज आती है। कोरोना भी एक आरएनए रेस्पिरेटरी वायरस है और एचआईवी भी एक आरएनए वायरस है। एचआईवी को आए हुए आज 40 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक उसकी एक वैक्सीन भी नहीं बन पाई। क्या उसकी मार्केट इतनी अच्छी नहीं है, या उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाई, या उसकी ज़रूरत लोगों को महसूस नहीं होती? क्या रीज़न है कि आज तक उसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है और कोरोना की वैक्सीन बन के मार्केट में तैयार है? और यही नहीं, अगर आपने 2 कंपनियों को अप्रूवल दे दिया है तो बाकी भी जो सेकेंड फेज में है, जो थर्ड फेज में, और भी बहुत सारी कंपनियां हमारे इंडिया में भी बना रही है, मुझे लगता है उनको भी अप्रूवल दे ही देना चाहिए। जब ट्रायल करना ही है तो जरा ढंग से ट्रायल हो जाए, और इंसानों को ही जब गिनिंग पिग बनाना है तो एक बार यही सही करके देखते हैं। इमरजेंसी जो आपने यूज़ दिया है करने के लिए, तो इमरजेंसी यूज़ में तो वो भी आ सकती हैं। तो मेरा सरकार से रिक्वेस्ट भी है कि कृपया करके बाकी कंपनियों को भी जल्दी से जल्दी परमिशन दें और पूरे दुनिया के अंदर अपना नाम कमाएं। धन्यवाद। आपको इस पर क्या है आपका विचार, जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं बताने वाला हूं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो वैक्सीन है उसमें क्या क्या सावधानियां दे सकते हैं, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है।